हे दोस्तों, आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में, जो मॉर्गन हाउसल की एक बेहद इंसाइटफुल किताब है। ये किताब पैसा के साथ हमारे जज्बात, डिसीजंस और सोचने का तरीका कैसे हमारी फाइनेंशियल लाइफ को शेप करता है, ये एक्सप्लोर करती है। आज हम इस किताब के की कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझेंगे, उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे और जानेंगे कैसे ये हमें बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। माइंडसेट अबाउट मनी। हाउसल कहता है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, लेकिन इसकी असली ताकत हमारे बिलीफ्स और माइंडसेट में छुपी है। कई लोग पैसा को सिर्फ एक मींस ऑफ सर्वाइवल समझते हैं, जबकि दूसरे इसे खुद की ग्रोथ और इंडिपेंडेंस का जरिया मानते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप सोचते हैं कि पैसा खुशियां नहीं लाता, तो आप जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे और अपनी सेविंग्स पर ध्यान देंगे। यह माइंडसेट आपकी फाइनेंशियल जर्नी को ड्रास्टिकली चेंज कर सकता है। आज के समय में लोगों का फोकस पैसा कमाने पर है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि पैसा खुद में खुशी नहीं लाता, बल्कि यह सिर्फ एक मीडियम है। वेल्थ वर्स रिचनेस। हाउसल वेल्थ और रिचनेस के बीच का फर्क समझाता है। वेल्थ का मतलब है वो पैसा जो आपने बचाया है और जो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, जबकि रिचनेस सिर्फ आज के मोमेंट में दिखाई देता है, जैसे लग्जरी कार्स या फैंसी वेकेशंस। एक एग्जांपल लेते हैं। एक बिजनेसमैन जो हाई लाइफस्टाइल जीता है लेकिन फाइनेंशियली अनस्टेबल है, वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर सकता है। इसकी वजह से वो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी में आसानी से गिर सकता है। हाउसल कहता है कि असली वेल्थ तभी है जब आप अपने पास कुछ बचा सकते हैं जो फ्यूचर के लिए काम आए। यह समझना जरूरी है कि आपका वेल्थ आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का असली मेजर है। सेविंग एंड स्पेंडिंग। सेविंग की इंपॉर्टेंस पर भी फोकस किया गया है। हाउसल का कहना है कि सेविंग्स का सबसे बड़ा फैक्टर डिसिप्लिन है। आप कितना कमाते हैं, ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप कितना बचा रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 1,00,000 कमाते हैं लेकिन आपकी एक्सपेंसेस 90,000 हैं, तो आपकी सेविंग्स सिर्फ 10,000 है, जो किसी भी इमरजेंसी के लिए काफी नहीं। इसके लिए एक सिंपल बजट बनाना और अपने खर्चों को ट्रैक करना जरूरी है। आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस का एनालिसिस करना चाहिए, जिससे आप अननेसेसरी खर्चों को आइडेंटिफाई कर सकें। यह किताब लक और रिस्क को समझने पर भी फोकस करती है। हाउसल का कहना है कि सक्सेस कभी कभी लक का भी खेल होता है, जैसे किसी इन्वेस्टर की टाइमिंग या मार्केट का हाल। इसका मतलब यह है कि हमें कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। एक एग्जांपल है टेक बूम के दौरान, जब कुछ लोगों ने सही टाइम पर इन्वेस्ट किया और बड़ी सक्सेस मिली, जबकि दूसरे लोग जो लेटे आए उनका नुकसान हुआ। इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त रिस्क का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपको यह भी समझना चाहिए कि कभी कभी रिस्क लेना भी जरूरी होता है, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। हाउसल आर्ग्यू करता है कि फाइनेंशियल नॉलेज से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल बिहेवियर। आप कितना नॉलेज रखते हैं, अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है, तो आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं पा सकते। मिसाल के तौर पर, एक एजुकेटेड इन्वेस्टर जो पैनिक में मार्केट ड्रॉप पर सेल कर देता है, वो ज्यादा नुकसान उठा सकता है। यह समझना कि आपको इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने हैं, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि आपका बिहेवियर आपके फाइनेंशियल आउटकम्स पर कितना असर डालता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग की इंपॉर्टेंस को समझाया गया है। अच्छा पैसा बनाना वक्त लेता है और इस जर्नी में पेशेंस जरूरी है। हाउसल कहता है कि सबसे सक्सेसफुल लोग उन्हीं होते हैं जो पेशेंस से इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि वॉरेन बफेट का केस। बफेट ने हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, जिससे उन्हें ग्रेट रिटर्न्स मिले। इसलिए हमें भी छोटी छोटी चीजों पर फोकस करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करेंगी। आपको सोचना चाहिए कि आज का डिसीजन आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करेगा। पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है और इसीलिए अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना सही नहीं। आपकी वैल्यूज और गोल्स आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस को गाइड करते हैं। जैसे
एक व्यक्ति जो ट्रैवल पसंद करता है वो अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा ट्रैवल पर खर्च कर सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट को इंपॉर्टेंस देता है वो अपने पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। यह समझना जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल प्लान आपकी पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हर व्यक्ति की प्रायोरिटीज अलग होती हैं और उन्हें अपने गोल्स के अनुसार अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए। इमोशंस एंड मनी। हाउसल यह भी समझता है कि पैसा और इमोशंस का गहरा रिश्ता होता है। कई बार हम इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के लिए पैसा उधार देना। इस तरह के डिसीजंस अक्सर हमें फाइनेंशियल स्ट्रेन में डाल देते हैं। इसलिए इमोशंस को कंट्रोल करना और लॉजिकल डिसीजंस लेना जरूरी है। एक एग्जांपल है जब लोग स्टॉक मार्केट के डाउन होने पर पैनिक सेल करते हैं, जबकि उन्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। हाउसल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करता है। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तब आपकी लाइफ चॉइसेस का स्कोप बढ़ जाता है। आपको किसी भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से बंधा नहीं होता और आप अपने पैशन के लिए परस्यू कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है एक ऐसे व्यक्ति का जो अपने पैशन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जॉब छोड़ देता है क्योंकि उसने सफिशिएंट सेविंग्स कर रखी है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम हमें जिंदगी को अपने टर्म्स पर जीने का मौका देती है। पर देखिए, ये फाइनेंशियल टाइम को भी इन्वेस्टमेंट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना गया है। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं उतना ही ज्यादा आप अपने पैसा को ग्रो करने का मौका देते हैं। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट इसमें काम आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप 20 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपका पैसा सिग्निफिकेंटली ज्यादा बढ़ सकता है, जबकि अगर आप 30 या 40 में शुरू करते हैं तो आपका ग्रोथ पोटेंशियल कम होता है। यह समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग गेम है और टाइम के साथ आपकी वेल्थ ग्रो होती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हुमेन यह समझाता है कि पैसा सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल टूल भी है। यह किताब फाइनेंशियल लिटरेसी से ज्यादा बिहेवियर और माइंडसेट पर फोकस करती है, जो हमें बेहतर डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है। इस किताब से हम सीख सकते हैं कि कैसे अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज करें ताकि हमारी फाइनेंशियल जर्नी ज्यादा फ्रूटफुल हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा और आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी कैसे मैनेज करते हैं। आपके फीडबैक से हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने का मोटिवेशन मिलेगा।